आज की क्लास में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर बहुत ही पढ़ाया नहीं जाता। आई वुड से कि वो बुक्स में है भी नहीं, और वो कोई भी कोचिंग पढ़ाता ही नहीं है। लेकिन यूपीएससी का अब इस तरफ फोकस आने लगा है। इसका एक बड़ा रीजन ये बताता हूँ आपको, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में चीजें कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। आप समझ रहे हो, जैसे बाकी सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स होती है, तो करंट अफेयर में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसमें आप चीजों को ऐड कर दे, कुछ नया आप बना सकते हो। लिंक करके स्टैटिक क्वेश्चन से मर्ज करके कुछ बना सकते हो कि चलो ऐसा कुछ फाइन। जैसे अभी यूएस ने 25% का टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, तो ये कुछ नया है, दिस इज समथिंग न्यू। ओके, अब यूपीएससी चाहे तो इसको स्टैटिक क्वेश्चन से कनेक्ट करके कुछ सवाल बना सकती है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर ऐसा कुछ नया है नहीं। गॉट इट, जो चीजें हो गई है वो हो गई है, उसमें कुछ अलग से ऐड नहीं कर सकते। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि यूपीएससी सारे सवाल पूछ चुके हिस्ट्री के अंदर। गॉट इट, दे आर एग्जॉस्टेड, अब कुछ बचा नहीं है। तो दैट्स व्हाई 90% जो उनके क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीटेड ही होंगे। ओके, दैट्स द नेचर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। वो रिपीट करने ही पड़ेंगे उनको, और कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास, कुछ नया तो बना नहीं सकते। तो 90% क्वेश्चन रिपीटेड होती है, बट जो 10% क्वेश्चन होता है गाइस, 10%, वो 10% क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे वो जो थोड़ा सा इनोवेटिव। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को, एक आईएफएस ऑफिसर को, ग्रुप सर्विसेज वाले को थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ा सा क्रिएटिव तो होना चाहिए, है ना। अदरवाइज आप में और एक क्लर्क में फर्क क्या रह जाएगा, दोनों अगर बराबर ही रहेंगे तो। समझिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दिस, दुनिया में सभी लोगों की जरूरत है, लेकिन ये यूपीएससी का एग्जाम है, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दैट्स व्हाई मैं ये वाला एग्जांपल देता हूँ। तो होता ये है कि वो 10% ऐसी चीजें बनाएंगे जो एक्चुअल में तो है, लेकिन जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हो। तो जैसे कल के टॉपिक हमने पढ़ाया था यहाँ पे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, प्रशासन कैसे बदला, सरकार कैसे बदली, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया गया, है ना, मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया गया, और ब्रिटेन की क्वीन ने डायरेक्ट यहाँ के प्रशासन अपने हाथ में ले ली। चलाने वाली पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन ये सब होता है हेड ऑफ द स्टेट के नाम पर ना। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो किसके नाम पर बनेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, राज्य के यानी देश का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं है। गॉट इट, हमारे यहाँ पे क्या है, सोवरेन सिस्टम है। सोवरेन के अंदर हेड ऑफ द स्टेट का भी चुनाव होता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी तो है, लोकतांत्रिक सरकार तो है, लेकिन वहां पे मोनार्की है। जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, एक रॉयल फैमिली ही रहेगी, वही कॉमन फैमिली रहेगी, उसी का कोई मेंबर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। सो दिस इज वाई ये सारी चीजें, ऐसी चीजें जो हर कोई बात करता है, हर कोई पढ़ता है, लेकिन यूपीएससी इसके ऊपर ऑप्शनल में सवाल अब नहीं पूछ रही आपसे। वो आपसे अब नहीं पूछने वाली है कि 1857 की क्रांति के बाद प्रशासन कैसे बदला, पॉलिसी मेकिंग कैसे बदली, गवर्नमेंट कैसे बदला, आर्मी के अंदर चेंजेस कैसे लाए गए। कल हमने बात भी किया था रेसिज्म, है ना, यानी नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है वो डालने के लिए उन्होंने क्या किया, यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, रेजिमेंट कास्ट के नाम पर कैसे बनाने शुरू कर दी। समझी। तो ये सारी चीजें वो पूछ चुकी है। ओके, लेकिन 1857 की क्रांति की वजह से हमारी विमेन की लाइफ कैसे बदली इंडिया के अंदर, हमारे किसान भाइयों की लाइफ कैसे बदली, हमारे आदिवासी भाइयों की लाइफ कैसे बदली। समझिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हुआ तो है सच में, हिस्ट्री में है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। लोगों का ध्यान केवल पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा होता है, प्रशासन बदला, पावर बदली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आम जनता में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई यूपीएससी यहाँ पर फोकस ज्यादा करेगी। Got it? राष्ट्रवाद के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, नेशनलिज्म राइज कैसे होता है 1857 के बाद। ओके, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया कैसे बदली, नेचर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट कैसे बदला, किसान आंदोलन का जो नेचर था वो 1857 की क्रांति से पहले थोड़ा सा अलग था, उसके बाद थोड़ा सा अलग है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1857 का रिवोल्ट। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर आस्किंग। और ये एक ऐसा सवाल है जो आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने कुछ ऐसा पूछ दिया है जो मतलब आपके दिमाग में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। ये ऐसी चीजें जो आप अपने दिमाग से सोच समझ के लिख सकते हो, क्योंकि इसके बाद की चीजें आपने बेसिक लेवल पे तो पढ़ी ही है।
है ना, कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, किसान आंदोलन के नेता आते हैं, और इसके बाद पास में 1857 के जस्ट बाद में नील क्रांति हुई थी, इंडिगो रिवोल्ट 1859 का। उसके बाद आपने डेक्कन राइट्स को पढ़ा 1875 वाला, ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर। तो ये सारा इसका पार्ट है, वो इस नेचर का ही एक बाय प्रोडक्ट है, आप एक तरीके से बोलोगे, समझे। प्रेस किस तरीके से चेंज हो रही है, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया कैसे अब नेशनलिज्म के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ब्रिटिश की तरफ एनवाई हो रहा है, समझ रहे हो, अंटाई होने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज यू नो नोट दैट सो कॉमन टू स्टडी, राइट। तो ऐसे सवालों के जब आंसर आप एग्जाम में देते हो तो आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ऐसे सवालों में अगर आपने एवरेज आंसर भी लिखा है तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई पॉपुलर क्वेश्चन है कि जैसे 1857 के बाद पॉलिटिकल पावर कैसे चेंज हुआ, ओके, तो वहां पे अगर आप बहुत अच्छा भी आंसर लिख रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी आंसर लिख रहे हो, जब भी आपको कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलता है, गॉट इट, क्योंकि वो सब जानते हैं। और जो सब जानते हैं, जो सब लिख रहे हैं, उसमें कभी भी आपको एज नहीं मिलेगा। एज वहां मिलता है जहां पे आप थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन होता है ना, यूपीएससी आपको ऑप्शन देती है, वो 8 क्वेश्चन देती है आपको, 8 में से करने अपने को 5 ही होती है, समझ रहे हो। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास छोड़ने का ऑप्शन होता है, तो वो 3 क्वेश्चन कौन से छोड़ रहे हो आप? और मैक्सिमम लोग 99% बच्चे कौन से छोड़ेंगे? वो वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जो थोड़ा सा इनोवेटिव होगा, जिसमें यूपीएससी एक्चुअल में चेक करना चाह रही है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी इनोवेशन है कि नहीं। तो ऐसे सवालों से भागना नहीं, ऐसे सवालों को फेस करना। ऑफ कोर्स इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आंसर राइटिंग करनी होगी, टेस्ट लगाने होंगे, सो डेट आपका एक लेवल और एक कैलिबर डेवलप हो सके।